दोस्तों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आज न चाहते हुए भी मैं भू राजनीति विषय पर भारत की जगह तलाशने की कोशिश करता हूँ कि आज मैं चर्चा करने जा रहा हूँ मणिपुर पे। और जो मणिपुर पर मैं बात करने वाला हूँ वो बिल्कुल आज से पहले इस विषय में किसी ने कोई चर्चा नहीं की है। जो चर्चा मैं करने जा रहा हूँ वो बिल्कुल लीक से हटके है, खतरनाक है, बुरी बात है, मगर करनी चाहिए। कोई चर्चा शुरू नहीं होगी तो फिर नतीजे पर पहुंचना बहुत मुश्किल है। दोस्तों, अभी आपने हमारे पड़ोस में एक बांग्लादेश नाम का एक देश है जिसे आप अच्छे से जानते हैं। ये यहाँ बांग्लादेश है, ये बांग्लादेश है। हम जो देख रहे हैं ये भारत है, ये पूरा भारत है। इस भारत में से ही कभी पाकिस्तान भी टूट के अलग हुआ था, मगर ये बांग्लादेश भी इस कॉर्नर में है जो मैं आपको नजदीक से भी दिखाऊंगा। दोस्तों, बांग्लादेश की में जो कुछ तख्ता पलट हुआ है, इसके कारण क्या बने, याद करना जरूरी है, कनेक्ट करना जरूरी है। भू राजनीति का ये एक खेल, अगर मेरा अभी अंदेशा हो सकता है, मगर ये बहुत खतरनाक खेल भी हो सकता है। इतना खतरनाक खेल जिस पर लोगों की, आम जनता की या आम पॉलिटिशियंस की नजर ही ना हो। जब कभी आपके पड़ोस के घर में कोई लड़ाई झगड़ा दंगा हो रहा हो तो आपको ज़रूरी है कि आप अपने घर को महफूज करें, क्योंकि हो सकता है वो अपने घर में जो आग लगा रहे हैं वो आपको क्या नुकसान पहुंचा दे, क्या वो कोई बड़ी चीज़ चला दे। तो ये सब कुछ ध्यान में रखना होता है। निश्चित रूप से पड़ोसियों की जो सलामती है उस पर ध्यान रखना होता है। और अगर वहाँ कुछ होता है तो फिर उसकी आँच जो है पड़ोस के घरों तक पहुँचती है। ये पड़ोस के घर तक कैसे पहुंचती है, इसको थोड़ा सा हम भू राजनीति के मौजूदा एंगल में समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि मैंने वादा किया था कि मणिपुर में क्या हो रहा है मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मणिपुर का चर्चा जो है वो बहुत ज्यादा राहुल गांधी के अलावा कोई कर नहीं रहा है। इक्का दुक्का जी मीडिया जिस अंदाज में कर रहा है, क्या उनका अपना एक इंटरनल एंगल है वो सही हो सकता है। राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो उनका अपना एंगल सही हो सकता है, मगर चूंकि मेरा काम है भू राजनीतिक विश्लेषण, तो मैं भू राजनीतिक विश्लेषण के एंगल से मणिपुर और वहां जो चल रहा है उसे थोड़ा सा समझने, सुलझाने या अंदेशा लगाने की कोशिश करता हूं। तो दोस्तों, बांग्लादेश में जब तख्ता पलट होता है तो शेख हसीना उससे पहले चाइना जाती है, और चाइना जाने से पहले डोनाल्ड डू, जो अमेरिका का इस पूरे इलाके को देखता है, अमेरिका की तरफ से, वो उनका जो एक तरह से विदेश सेक्रेटरी है अ, इस रीजन का। तो इस रीजन का जो सेक्रेटरी है डोनाल्ड डू, वो जाता है, उसके बाद कुछ पैगाम लेकर या कोई समझौता करने या किसी बात पर मंत्रणा करने पहुंचती है शेख हसीना चाइना। चाइना शायद जो प्रपोजल लेके जाती है उसे चाइना पसंद नहीं करता, इसलिए शी जिनपिंग मिलने से मना कर देता है। और विदेश मंत्रालयों से मिलके शेख हसीना थोड़ी नाराज, थोड़ी उखड़ी, वापस अपने देश बांग्लादेश आ जाती है। बांग्लादेश आने के बाद वो ऐलान करती है कि मुझे एक गोरा आदमी मिला जिसने मुझे कहा कि मुझे सेंट मार्टिन जो द्वीप है आप वो दे दें, और कुछ और हिस्से मुझसे मांगे गए जिसमें उन्हें क्रिश्चियन स्टेट बनाना था। यानी क्या करना था, अमेरिका को क्रिश्चियन स्टेट बनाना था। अब ये क्रिश्चियन स्टेट, क्या आप जानते हैं कि बांग्लादेश में तो क्रिश्चियन है नहीं, तो ये क्रिश्चियन कहाँ से आने थे जिनके लिए वो एक स्टेट, एक देश ऐसा जो बर्मा, भारत, चाइना, बांग्लादेश इन सब के बीच में हो, और यहाँ अमेरिका अपने अड्डे बनाकर यहाँ पर अपनी जो उजारादारी है वो कायम कर सके, अपनी दादागिरी है वो कायम कर सके, और इस पूरी इलाके पर अपनी हुकूमत कायम करने के लिए वो जो है इस स्ट्रैटेजिक लोकेशन का इस्तेमाल कर सके। यहाँ आपको ध्यान देना होगा। और ऐसे लोगों को मैं बाद में पैगाम देना चाहूँगा कि क्या उन्हें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। पहले तो इस स्ट्रैटेजिक लोकेशन को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले हम समझते हैं दोस्तों, ये सेंट मार्टिन जो आयरलैंड है, आइसलैंड है, वो कहाँ है और बांग्लादेश में उसका क्या रिश्ता है, और क्रिश्चियन स्टेट कैसे बनाने का इरादा हो सकता है, संभावना है, और ये व्यक्त करने का
मुझे नैतिक अधिकार है, तो मैं इस पर ज़रूर बात करूँगा। तो देखिए दोस्तों, अब हम सेंट मार्टिन पर जाते हैं। अगर हम सेंट मार्टिन जो जो इलाका है, ये जो एक आपको टुकड़ा दिखाई दे रहा है, ये सेंट मार्टिन द्वीप है। अमेरिका ये चाहता है कि इस इलाके पर वो इस इलाके पर अपना एयरबेस बनाएं, अपना फौजी अड्डे बनाएं और इस पूरे इलाके पर, इस जजीरे पर जो है अमेरिका एक अपना अड्डा स्थापित कर ले, जिस पर अधिकार उसका हो और जिसकी राजधानी या फिर कोई एक बड़ा मकाम सेंट मार्टिन जो जजीरा है उसको वो बनाए। फिर बांग्लादेश से देखिए, अब उसको ये तो मिल जाता है जजीरा, फिर वो बांग्लादेश से और क्या मांग रहा था, क्योंकि इस पर बांग्लादेश का अधिकार रहा है। बांग्लादेश का अधिकार ये हालांकि नीचे कहाँ पड़ता है मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ये सेंट मार्टिन है और अब हम इस पे थोड़ा सा पीछे जाते हैं ताकि लाल निशान से आपको पता रहे कि ये कहाँ पर है और बांग्लादेश कहाँ तक है। तो दोस्तों, अब हम मुख्य बिंदु पर आ जाते हैं। ये सेंट मार्टिन जो आइसलैंड है, ये समंदर में है थोड़ा सा, और ये बांग्लादेश का चटगांव का इलाका पड़ता है। चटगांव है, चटगांव का इलाका पड़ता है। चटगांव उनका एक लंबा चौड़ा एरिया है, उस एरिया को कनेक्ट करता है सेंट मार्टिन। इसीलिए इस इलाके पर बांग्लादेश का अधिकार रहा है, अंग्रेजी टाइम से भी रहा है। ये अभी उनका नया नहीं बना या बांग्लादेश होने के बाद नहीं बना, बल्कि जो ईस्ट बंगाल था उस बंगाल को लेकर जो है ये ये इलाका जो है उनके अधीन रहा है। यहां से एक छोटा सा, अगर ये बांग्लादेश का टुकड़ा हम चटगांव का कट कर देते हैं, ये दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करूं और थोड़ा सा और जूम अगर आपको करके दिखाऊं तो ज्यादा आसान हो जाएगा। ये मिजोरम है, हमारा राज्य है भारत का। मिजोरम के अलावा ये चटगांव का इलाका बांग्लादेश का है। और अगर तो एक गलियारे को यहां से बांग्लादेश कट करके अमेरिका को ये दे देता है तो यहां से यहां तक ये कॉरिडोर, इतना इलाका हो सकता है अमेरिका ने मांगा हो। और अब ये क्यों मांगा हो, इस विषय पर आ जाते हैं। इस विषय पे आते आते हम ये देखते हैं कि ये अगर यहां से यहां तक का बांग्लादेश का हिस्सा सेंट मार्टिन तक सीधे कनेक्ट हो जाता है रोड के जरिए, पोर्ट के जरिए, ये पूरा, तो ये सीधे हमारे इस राज्य से कहां कनेक्ट होता है आके, मिजोरम। मिजोरम में ये सिर्फ मिजोरम नहीं है, अब मैं आपको भारत के क्रिश्चियन बहुल राज्यों की बात करता हूं जो मेरे ख्याल से काफी महत्वपूर्ण है, जिस पर भू राजनीतिक स्पेशलिस्ट को जो है वो चिंता भी होनी चाहिए, इस पर चर्चा भी होनी चाहिए और फिर मशवरा और अपने देश की रणनीति और हमारी जो एक सोच है उसके तहत हम भारत की को एक रखने के लिए जो कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए। मेरा काम है एक कंप्लीट मैथमेटिक्स समझाना, क्योंकि ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है कि क्रिश्चियन स्टेट बनाना था, क्रिश्चियन देश बनाना था। ये बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना का स्टेटमेंट है। पूरी दुनिया के अखबारों ने और मीडिया ने इसको छापा है और इसको टीवी पर चलाया है, उसी आधार पर मेरा विश्लेषण है। दोस्तों, ये मिजोरम जो है ना, इसमें क्रिश्चियन आबादी आपको पता है कितनी है? 87%, लगभग 87% मिजोरम में क्रिश्चियन रहते हैं। इसके ऊपर आ जाते हैं, ये मणिपुर है। मणिपुर में जो क्रिश्चियन आबादी है, खासतौर से कुकी और नागा ट्राइब्स जो यहां रहते हैं, यानी टोटल मणिपुर की आबादी का 41% जनमानस क्रिश्चियन है। यानी ना, जहां बहुत ही हमारा इस वक्त डिस्टर्ब है और झगड़ा चल रहा है मणिपुर में ट्राइब यानी नागा ट्राइब्स और कुकीज में से मैक्सिमम जो है आबादी वो क्रिश्चियन है। और
बैक साइड में यहूदियत भी है, उस पे हम अलग से बात करेंगे कि यहाँ पर इज़राइल का अड्डा मणिपुर में कितना था और किस किस तरह से वो उनकी मिशनरी काम करती थी। मिशनरी को जो है वो किस तरह से उन्होंने यहाँ के लोगों को इज़राइल में भी शिफ्ट किया और आते-जाते रहे हैं। यहाँ सबसे पहले हम मतलब धार्मिक आधार पर इस डाइवर्सिटी को समझने की कोशिश करते हैं, तो 41% आबादी क्रिश्चियन है मणिपुर की, और उसके नीचे ये मणिपुर है ऊपर, और ये मिजोरम है। यहाँ लगभग 87% आबादी क्रिश्चियन है। अब हम इसके ऊपर आ जाते हैं, ये यहाँ से ऊपर जाते हैं तो ये नागालैंड है। ये नागालैंड काफी हद तक डिस्टर्ब रहा है, आपको पता है दोस्तों। नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, चटगांव और नीचे सेंट मार्टिन आइसलैंड। ये जो नागालैंड है, यहां की क्रिश्चियन आबादी 88% है। 88% नागालैंड क्रिश्चियन। बीच में आते हैं 41% लगभग आपकी आबादी मणिपुर, और 87% मिजोरम आबादी जो है वो क्रिश्चियन है। मतलब अमूमन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि डाटे पर रिजिड होना ठीक नहीं है। वैसे तो मैं लगभग सही बता रहा हूं आपको। अब ये जो आबादी है, इसके अलावा आपको बांग्लादेश में तो क्रिश्चियन रहते नहीं है, तो ये क्रिश्चियन स्टेट बनाने की बात शेख हसीना ने क्यों की? ये इलाके हमारे डिस्टर्ब क्यों है? हमारे जो सरकारें हैं वो इन पर खामोश क्यों है? यहां पर सोल्यूशन क्यों नहीं करना चाहती? और यहां पर क्यों ड्रोन हमले शुरू हो गए हैं, हमारी फौजों पर हमले शुरू हो गए हैं? उसके बावजूद मीडिया से हम इसको ब्लैकआउट रखते हैं, हम इस पर चर्चा नहीं करते, हम इसके लिए सोल्यूशन करते हुए नजर नहीं आते, हम यहां राजनीति करते हुए नजर आते हैं। देश की चिंता, देश की सरहदों की चिंता हम नहीं करना चाहते। आखिर क्या वजह है? क्या ये माने कि डोनाल्डो जो भारत आया था, उसकी कोई डिमांड भारत के साथ भी थी? असम भी इसी के आगे पीछे लग जाता है दोस्तों। मगर ये तो पूरी की पूरी जो एरिया है, ये स्ट्रेटेजिक लोकेशन, जहां से ये साथ में म्यांमार है, जहां से फौजें आने के बाद यहाँ माइनिंग जो करती थी पश्चिमी जगत की कंपनियां और चाइना के पीछे जो बैठती थी, उनको यहाँ से इलाका खाली करना पड़ रहा है। मगर इसी से मिलती हुई दीवार में जब हम देखते हैं तो फिर हम आते हैं नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, और साथ में आ जाता है आपका सेंट मार्टिन आइसलैंड। क्या इनका आपस में कोई कनेक्शन है? नहीं तो क्या क्रिश्चियन आबादी या क्रिश्चियन स्टेट अमेरिका से लाके अमेरिका यहां बसाने वाला था? विश्लेषण नहीं करता कोई, चर्चा नहीं करता कोई। चर्चा हिंदू मुस्लिम पर होती है, चर्चा कश्मीर पर होती है, चर्चा बहुत सारी चीजों पर की जाती है। चर्चा रोज आप जानते हैं गौ रक्षकों पे भी होती है, और बाकी लव जिहाद पर बहुत सारी चर्चाएं होती। अगर ये देखा जाए कि असल खतरे कहाँ हो रहे हैं, कहाँ विदेशी ताकतें षड्यंत्र कर सकती हैं, कहाँ असल में हमें खतरे हो सकते हैं, हम धर्म उन्माद में कहीं ऐसा तो नहीं कि हम सब कुछ खो देंगे? सवाल उठाना मेरा अधिकार है, मैं सिर्फ सवाल उठा रहा हूं। सवाल ये है कि अमेरिका पोषित सरकार बांग्लादेश में बन चुकी है, और ये तमाम जो इलाके हमने अभी जिनकी हमने चर्चाएं की हैं, ये जद में आते हैं। ये बांग्लादेश है, इसके बाद हम जो है मिजोरम आते हैं, और मिजोरम के बाद मणिपुर आते हैं, और फिर नागालैंड आते हैं, और सेंट मार्टिन आता है। सेंट मार्टिन और क्रिश्चियन स्टेट बनाने को मना करने का कारण बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री ने बताया था। उसी आधार पर अगर मैं क्रिश्चियन पॉपुलेशन, स्टेट, इलाका, लोकेशन और स्ट्रेटेजिक महत्ता को देखता हूं, तो चाइना, बर्मा, भूटान और इवन नेपाल तक ये पूरा का पूरा इलाका जो है इस स्ट्रेटेजिक लोकेशन की जद में आता है। सवाल ये उठता है कि क्या भारतीय राजनीतिज्ञ, भारतीय राजनीति या भारतीय जो अ, एक, जिस समय यहाँ कोई स्टेट बेसिक इस्टेब्लिशमेंट नाम की कोई चीज हमें नजर तो नहीं आती है प्रत्यक्ष। अगर कोई है, अगर कोई है, तो क्या सबने आंखें बंद की है, या फिर सब
कहीं ना कहीं किसी ना किसी कहीं ना कहीं जाकर रजामंद होते हुए नजर आते हैं। दोस्तों, ये जब कोई विचार जन्म लेता है ना, वो विचार उसके पीछे ऐसा नहीं होता कि वो एक दिन में एग्जीक्यूट हो जाता है, भूमिकाएं बनाई जाती हैं, फिर चीज़ों को आगे बढ़ाया जाता है, फिर अंजाम तक लेके जाया जाता है, फिर कई बार सैकड़ों सैकड़ों साल लग जाते हैं, सैकड़ों सैकड़ों साल लग जाते हैं, और कई बार वो 10 साल 20 साल या 5 साल में भी उनके सोल्यूशन होते हुए नजर आते हैं। मसला ये है कि क्या भारत के बुद्धिजीवियों को और भारत प्रेमियों को और मानवतावादियों को बहुत संजीदगी से सोचने की जरूरत नहीं है? क्या हमारी जो परेड हो रही है, कभी हम यूक्रेन जाते हैं, कभी रूस जाते हैं, कभी अमेरिका जाते हैं, अमेरिका जाते हैं तो संयुक्त राष्ट्र में हम ना बोल के हमारे मतलब हमारे टॉप लीडरशिप ना बोल के सेकंड लीडरशिप जो है वो अपने बयान की प्लानिंग करती है। किस दबाव में है हम लोग? क्या हो रहा है इस देश के साथ? क्यों राहुल गांधी को बुला रही है कमला हैरिस? कमला हैरिस यानी हमारा हो सकता है 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद कोई भारत का भावी प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किए जाने वाले लीडर को कोई अमेरिका क्यों बुलाए? क्या हम लोग आज भी गुलाम हैं? क्या हम लोग आज भी जो है वो हाजिरी बजाने के अलावा कोई और काम नहीं करते? क्या हम खुद अपने आचरण से साबित करते हैं कि हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं और हम गहन कूटनीतिक लाइनअप को नहीं कर पा रहे हैं? बहुत सारी बातें हैं, सवाल बहुत उठाए जा सकते हैं, जबान महदूद है। मेरे ख्याल से इससे ज्यादा खतरनाक मैं एपिसोड आपके लिए नहीं बना सकता था। बहुत सारी बातें हैं जिनको मैंने देश के लिए छोड़ दिया और आप लोगों के लिए छोड़ दिया। आप लोगों को क्या सुनना है वो आप पसंद करें, क्या देखना है वो आप पसंद करें। अगर मेरी बात समझ में आती है तो देश के लिए चिंतन मनन का समय है। इसे आगे बढ़ाएं, शेयर करें। मुझे इजाजत दें। खुदा हाफिज।